नमस्ते मित्रों, मेरा नाम उमेश है और मैं एक शराबी हूँ। हाय उमेश। हाय 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 उमेश एवरीबॉडी। भाई, नमस्कार। हाय उमेश जी। ओके, सभी को नमस्ते नमस्ते और हाय सभी को। केवल भगवान की कृपा है, अल्कोहलिक एनोनिमस का साथ है, निरंतर मीटिंग और फेलोशिप की ताकत है। यही वजह है कि मैं उस शराब की जहरीली घुट से दूर हूँ और एक काफी हद तक कंस्ट्रक्टेड जिंदगी एक दिन के आधार पर जीने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था तो वो दिन मुझे आज भी याद है। जब मैं आया था तो काफी कठिन अवस्था थी। मैं बिल्कुल सुनने के मूड में बिल्कुल ही नहीं था। मेरी शारीरिक रचना जो थी बद से बदतर हो चुकी थी। आ, बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी काफी मैले हुए थे। मैं 4-5 दिनों से नहाया भी नहीं था और ये मेरी पत्नी मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के कमरों में लेके गई थी। जिस समय मैं एक के कमरों में आया था तो मेरी जो नजरें थी वो झुकी हुई थी और कंधे भी जो थे वो पूरी तरह से झुके हुए थे। मैं किसी को सीधे तरीके से देख नहीं पाता था क्योंकि लोगों के चेहरे की तरफ देखने के लिए मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। मैं अपनी दुनिया में खोया हुआ था और ये जो मीटिंग जो था मेरा कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद जो ये मेरे साथी सभासद थे, ये जब मेरे पास आए और बोलने लगे कि उमेश आप बहुत अच्छी जगह पे आए, हमारा अच्छा हुआ, आपका भी अच्छा होगा। और एक सभासद ने बोला कि अभी तुम जो जिंदगी जी रहे हो उससे अच्छी जिंदगी आपको मिलेगी। तो मित्रों, मैं उस अपनी जिंदगी की जो जी रहा था वो सोचने लगा और जो वो बता रहे थे कि अच्छी जिंदगी जीने को मिलेगी, तो ये काफी मुझे काफी उत्सुकता भरा ये शब्द लगा कि चलो अल्कोहलिक एनोनिमस में जाया जाए। और पहले दिन मित्रों मुझे एक चीज समझ में आई थी कि उमेश तू जिस जगह पे जा रहा है वहां पे तेरा फायदा हो ना हो लेकिन कोई नुकसान तो होने वाला है ही नहीं। और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में निरंतर जाने लगा और ये संगति का परिणाम है। एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का नतीजा बोलो या फिर कुछ अच्छे मित्र मिलने का नतीजा मिलो, मेरी जो शराब की जो समस्या थी वो बंद होने लगी। मुझे जो शाम का जो ऑक्सीजन आता था शराब का, वो लगभग मीटिंग में चल के खत्म होने लगा था और मेरा जो समय था अच्छे लोगों के साथ कटने लगा और मुझे भी बहुत आनंद आने लगा। इसकी वजह ये थी मित्रों कि मेरी जिंदगी में वो खालीपन था, अकेलापन था। मुझे कोई पूछता नहीं था और मैं हमेशा अकेला गुमनाम की जिंदगी जी रहा था। तो उस जिंदगी में मुझे कुछ ऐसे हम सफर मिले, हम साथी मिले, जो मैं अपना दर्द, पीड़ा, तकलीफ उनके साथ बांट सकता था, शेयर कर सकता था और मैं उन लोगों के साथ रहने लगा। और मित्रों, मैं मीटिंग में जाने लगा। जैसे जैसे मैं मीटिंग में गया तो मेरे अंदर भी ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे। यहाँ पे जो हमेशा एक शब्द का उच्चारण किया जाता था कि ईश्वर की कृपा। तो मित्रों, मैं ईश्वर को ना मानने वाला इंसान, ये शब्द मुझे बहुत खटक रहा था कि ये ईश्वर की कृपा कर रहे। क्योंकि मित्रों, ईश्वर की घृणा मुझे बहुत थी और इसकी वजह भी ये थी कि जब मैं 12वीं कक्षा में था तो उस समय वो मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था। तो ये सब ईश्वर ने हमसे सब अच्छी चीजें जो थी वो छीन लिया। मैं पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उतना होशियार, उतनी विद्वत्ता, उतना टैलेंट होने के बावजूद मैं अच्छी जगह लग नहीं पाया। और जहां पे मैं अच्छी जगह पे लगा तो वो ईश्वर ने मेरा जो जॉब था वो बरकरार नहीं रखा। मैं हर चीज का जो ब्लेमिंग जो था वो उस ईश्वर के ऊपर थोपता था, अपने ऊपर मैं कुछ नहीं लेता था। यहाँ तक कि
मेरा जीवन जो था हमेशा वो शुरुआती दिनों में समस्या से घिरा हुआ था। जब से पिताजी गए तो हर पल कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं मेरी जिंदगी में आती रहती। और मित्रों, उस समय जब पिताजी गए थे तो मैं एक जगह से दूसरी जगह पे आया था पढ़ाई करने के लिए। और एक शादी समारोह में मैंने शराब का वो जहरीला घूंट लिया था, जो कतई मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट था, जो रिजल्ट था, परिणाम था, वो बहुत अच्छा लगा। और मैं वो जो मौके था वो तराशने लगा कि उमेश, ये अच्छी चीज है, इसे हम कभी कभार ले सकते हैं, जैसे कि बाकी लोग पी रहे उस तरह का तुझे नहीं पीना है। तो मित्रों, आए दिन मुझे ऐसे मौके मिलते रहे समाज में, शादी या फिर किसी फंक्शन में बोलिए, किसी का जन्मदिन है, या मैं कभी सफर के लिए निकलता था, कोई दूसरे गांव जब जाता था तो उस ट्रैवलिंग में मैं शराब का आनंद लिया करता था। शुरुआत के दिनों में काफी मजा आया मित्र, लेकिन ये शराब का जो प्रोग्रेशन जो है मेरे अंदर होते रहा। मैं कब 90 से वो एक नींव पे आया, कब मुझे 2 क्वार्टर लगने लगे, कब 3 बढ़ गए, ये मुझे कुछ पता ही नहीं चला। नागपुर में तो मेरा ज़िंदगी का मैंने काफ़ी समय गुज़ारा था उस समय। नागपुर में मैं 2004 से लेके 2018 तक मैंने अपनी ज़िंदगी का वो पल गुज़ारा था वहाँ पे। तो उस समय मैं जब पढ़ रहा था तो शराब पीना, साथ में पढ़ाई करना, ये सब चीज़ें मैं एक साथ किया करता था। अच्छा, पढ़ाई होने के बाद मुझे नागपुर में अच्छी कॉलेजों में जॉब्स ऑफर आए। जॉब किया, अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया और मेरी शादी भी हुई नागपुर में ही। तो शुरुआत के दिनों में मेरा जो सफ़र था शराब पीने का काफ़ी अच्छा था। मेरे शराब पीने की वजह से उस समय मेरी परिवार वालों को किसी को तकलीफ भी नहीं हो रही थी। वो समाज का वो हर अच्छे लोग मेरे साथ शराब पिया करते थे, जिसमें एमआर, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर या अच्छे व्यावसायिक लोग, ये मेरे मित्र हुआ करते थे। उनके साथ जाना, शराब पीना, तो ये बहुत, मैं अपने आप को यानी एक शानी शौकत वाला ये काम समझता था। लेकिन मित्रों, धीरे-धीरे ये शराब मेरी बढ़ती गई और फिर एक-एक जो मेरे मित्र थे मुझसे दूर चले गए और फिर मैं अकेला ही रह गया। फिर मेरा वो अकेला बार में जाके बैठना, अकेला शराब पीना, फिर बार में जो अपरिचित लोग आते थे, उनके साथ परिचय निकालना, उनसे बातें करना, उनके साथ शराब पीना, उनको कभी पिलाना। कई दफ़ा तो मेरे बार में वाद-विवाद भी हुआ करते थे, क्योंकि कोई-कोई ऐसा जो व्यक्ति आते थे वहाँ पे जो अलग मूड में आते थे और मेरा जो नेचर था वो अलग ही टाइप का था। मैं मुझे अकेलापन कभी अच्छा नहीं लगता था। मैं हमेशा मुझे यानी लोगों के साथ रहना, अपनी वाहवाही लोगों के मुँह से सुनना, ये मुझे अच्छा लगता था। तो मित्रों, ये शराब का प्रोग्रेशन होते गया और उसका जो परिणाम है मेरे व्यवसायिक क्षेत्र पे होने लगा, मेरे पारिवारिक ज़िंदगी पे होने लगा। व्यवसायिक क्षेत्र में कई सारे बच्चों को मालूम हुआ कि हमारे जो सर हैं, बहुत शराब पीते हैं। बहुत सारी कंप्लीट गई मेरी पेरेंट्स लोगों के पास। पेरेंट्स ने भी मुझे कई मर्तबा बार में पकड़ा है। रास्ते में उन्होंने मुझे नागपुर के गलियों में शराब पीते हुए देखा है। तो उस समय उनके बच्चों का जो भविष्य है, वो उन्हें सिक्योर्ड महसूस नहीं हो रहा था और उन्होंने जैसे ही सिलेबस खत्म होता था, तो वो अपने बच्चों को उस इंस्टीट्यूशन से निकाल लेते थे और धीरे-धीरे इसका शराब का जो इम्पैक्ट है मेरे जो व्यवसाय क्षेत्र में होने लगा, एक-एक बच्चा जाने लगा और जहाँ पे मैं काम करता था, तो वो जो मालक था उसको भी लगने लगा कि अब ये जो सर है, ये आगे हमारे लिए लाभदायक है ही नहीं। तो उन्होंने समझाने के बाद मेरे अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ और फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे वो जॉब छोड़ना पड़ा। कॉलेज से भी मैं यानी वहाँ से भी वो कॉलेज जो था वो भी बंद पड़ चुका था। अब मित्रों, मेरे पास शराब पीने के लिए रास्ता ही नहीं बचा। तो उस समय मैं माँ का सहारा, भाइयों का सहारा, उनसे फिर पैसे लेना, फिर उनके साथ झूठ बातें बताना, कुछ भी ज़रूरतें बताना।
कई दफा तो मैंने मेरी बेटी के एजुकेशन के लिए भी माँ से झूठ बोल के पैसे लिए। बेटी का स्कूल का फीस भरना है, माँ पैसे भेजती थी। तो मित्रों वो पैसे जो थे वो स्कूल में जमा करने के बजाय वो पैसे की मैं शराब पिया करता था। और ऐसे कई दफा मैं बताना चाहूंगा, मैं बार में जाके वो वेटरों को 100 रुपए, 50 रुपए, कभी कभी 200 रुपए ऐसी टिप दिया करता था। लेकिन जो मेरी बेटी जो घर में रहती थी, उसके लिए मैं कुछ उसके लिए लेके जाना, फल फ्रूट या कोई स्वीट, तो वो याद मुझे नहीं आती। और जो मेरी एक ही बेटी थी उसके ऊपर मुझे जो प्यार देना चाहिए था, वो प्यार मैं उनको नहीं दे पाता था। उनकी तरफ मैं ध्यान देना ही बंद कर दिया था। पत्नी की जो ज़रूरतें थी, वो भी मैं पूरी नहीं कर पाता था। वो जिस प्यार की हकदार थी, वो प्यार उसे नहीं मिल पाता था। मैं उसे उस भावना से देखता था, कुछ भी गाली-गलौच कर देना या फिर उनसे दूर रहना, नज़रें चुराना। तो ये शराब की वजह से मेरी ज़िंदगी जो थी बद से बदतर हो गई थी। अब मेरा एक एक जनरेशन से एक दूसरी जनरेशन में मैं आ गया था। अब मैं वो समाज के जो डिफरेंट टाइप के जो लोग थे, उनके संगत में आ गया था। अ, उनके साथ बैठना, फिर वो सड़क छाप जो जैसे वो जो शराबी रहते हैं, उन लोगों के साथ भी शराब पीना ये मेरा चालू हो गया था। तो मित्रों शराब की वजह से मेरी पारिवारिक अवस्था में बहुत सारा परिणाम आया। मेरे जो मैं जहाँ पे रहता था, वो उस मोहल्ले में कई सारे लोगों के साथ मेरे विवाद होने लगे। उसमें जो जहाँ के वो जो घरमालक थे, उनके साथ भी मेरे बहुत दफ़ा विवाद विवाद हुए। पत्नी के साथ भी नोक-झोंक, मारा-पीटी होने लगी। मुझे हमेशा जो सास-ससुर है, वो भी समझाने की कोशिश करते थे और मैं हमेशा उनको गाली-गलौच किया करता था कि आप अपनी लड़की को नहीं समझाते और आप मुझे बता रहे हो। और फिर मित्रों, जो परिस्थिति जो है धीरे-धीरे मेरे हाथ से निकलती चली गई और बीवी ने मुझे घर के बाहर भी निकाल दिया था। कई मौकों पर मैं दया याचना करता था, फिर से घर में एंटर्ड होता था। हर बार अपने आप को सँवारने की कोशिश करता था कि ये जो एटमॉस्फियर है, यहाँ का जो वातावरण है, ये जगह है, जिस वजह से मैं शराब से दूर नहीं रह सकता। इसलिए मैं अपने आप को बदलने के लिए दूसरी जगह तलाशने लगा। दूसरी जगह पे जॉब किया जाए, वहाँ पे हम शराब से ज़रूर दूर रहेंगे। तो मित्रों, मैं एक जगह पे फिर मैंने अप्लाई किया। मैं राजस्थान गया, वहाँ पे मुझे अच्छी खासी नौकरी मिली थी। अब ये बिल्कुल अननोन प्लेस था, जहाँ पे उमेश को कोई नहीं जानता था कि अब ये वहाँ पे शराब पिएगा या ऐसा कोई चिन्ह नहीं था। मैं बहुत ईमानदारी के साथ उस स्कूल में काम कर रहा था और मैं जम ये कोशिश कर रहा था कि ज़माने को कभी पता ना चले कि मैं एक शराबी हूँ करके और मैं शराब पीता हूँ करके। तो मित्रों, मैंने वहाँ पे 2-3 महीने अपने आप को छुपा के रखा था। मैंने किसी के सामने शराब नहीं पिया, लेकिन एक पल आया ऐसा कि उस दिन मुझे शराब पीने की इच्छा हुई और मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ी-सी पिया जाए। मैं थोड़ी-सी पीने गया, लेकिन मित्रों, मैंने कब क्वार्टर मँगाया, कब 2 क्वार्टर मँगाया, कब मैं एक पूरे बम्पर पे आ गया और कब मैं अनकॉन्शियस हुआ, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं वो राजस्थान से रास्ते से मॉल में गया, मॉल से होटल में गया, होटल से रोड पे गिरा, ये कुछ पता नहीं चला। मेरा स्कूल है ये भी भूल गया। मैं 1 दिन स्कूल के बाहर रहा, कैंपस के बाहर रहा और वो पूरे स्टाफ को मालूम है। तो मित्रों, वहाँ पे भी स्कूल वालों ने काफ़ी हद तक मुझे सँभाला, बहुत बार उन्होंने मुझे नोटिस दिए, लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ से निकाले नहीं। लेकिन एक वो पल आया कि उन्होंने मुझे वहाँ से टर्मिनेट कर दिया। तो ऐसी एक भी जगह नहीं थी मित्रों कि मैं एक जगह पे कॉन्स्टेंटली काम कर सकूँ। गवर्नमेंट्स के जॉब मिले, वहाँ पे मैं कभी नहीं अच्छे से काम किया। खुद की मेरा इंस्टीट्यूशन था ट्यूशन का, वहाँ पे भी मैंने अच्छे से काम नहीं किया। डीएड, बीएड कॉलेज में पढ़ाया, वहाँ पे भी बहुत सारे यानी स्ट्रगलिंग लाइफ जिया। उधर राजस्थान गया, वहाँ पे भी प्रॉब्लम। ये सब मेरा ज़िंदगी पूरा प्रॉब्लमैटिक बन के रह गया। तो शराब के साथ ये पूरी मेरी ज़िंदगी जो थी, वो पूरी समस्या से भरी हुई थी। जब मैं वहाँ से राजस्थान से आया और फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं खुद की शराब पीने का भी जो प्रबंध है, वो नहीं कर पा रहा था। तो उस समय मित्रों, जो काम मुझे नहीं करना चाहिए, जो काम मेरे लायक नहीं है,
वो काम भी मैंने किया था। 2 सब्जेक्ट में पीजी होने के बावजूद, एक अच्छा उच्च शिक्षित होने के बावजूद, अच्छे परिवार से बिलॉन्ग होने के बावजूद मित्रों, जो नागपुर में ये जो मेट्रो ट्रेनें जो दौड़ रही है, वो मेट्रो के काम पर तब गया मैं। वो काम में एज़ ए स्टोर कीपर करके मैंने जॉब किया। 2-3 महीने मैंने वहाँ पे काम किया और शराब ऐसी बढ़ गई कि वो भी मैं काम को बरकरार नहीं रख पाया और मित्रों परिवार के साथ झगड़े होने लगे, तो फिर ये आखिरी मौका था मेरे लिए और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि जब मेरे परिवार ने मुझे निकाल दिया था, तो मैं जाते-जाते भी बहुत ही चोटें खाया हूँ मैंने नागपुर में। तो जब मैं वहाँ से निकला तो मेरे पास मेरे 2 मोबाइल्स थे, कुछ पैसे थे और मेरे बैग में कपड़े थे और मेरे कुछ शैक्षणिक जो प्रमाण पत्र, सर्टिफ़िकेट है, डिग्रियाँ है, वो थी। तो मुझे बहुत घमंड था उसके ऊपर। मैं कहीं पे भी जाऊँगा, दुनिया के कोई भी कोने में जाऊँगा, तो कोई भी स्कूल, कोई भी इंस्टीट्यूशन मुझे आराम से रख लेगा। मेरा गुज़ारा चलता रहेगा। एक जगह से दूसरे जगह पे जाऊँगा, मैं यही सोचता था कि एक वो रिफ्यूजी कैसे रहता है, उसकी तरह से मैं ज़िंदगी अपनी जमाऊँगा। गाँव-गाँव, दर-बदर भटकते रहूँगा। तो पत्नी ने मुझे निकालने के बावजूद मुझे दुःख नहीं हुआ था मित्र। मैं और मित्रों मुझे वो घमंड आ गया, अरे तू क्या बताएँगी, मैं अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से और सुकून से जीऊँगा। मेरे जाने के बाद तेरी हालत खराब होगी। ऐसे शब्द मेरे मुँह से निकले और जब मैं निकला, तो मित्रों जो नागपुर का जो मध्यवर्ती जो बस स्थानक है, वहाँ पर एक साइड में उसके बार है, वहाँ पे मैं गया, थोड़ी-सी शराब पिया और वहाँ पे एक अपरिचित व्यक्ति मिला। जैसे कि मैंने बताया अपनी शेयरिंग की शुरुआत के समय कि मैं बार में जब बैठता था, तो मैं लोगों से बात करना ये मेरी एक आदत थी। उनके साथ बात करना, पिलाना, उनको शराब पीना। तो मैं एक आदमी मिला, उससे बात करने लगा और वो भी मेरे साथ घुल-मिल गया और उसने बोला कि चलो दूसरी जगह अभी शराब पिएँगे और मित्रों मैं उसके साथ चला गया। जो मेरा काम था वो मैं भूल गया, मुझे मेरे गाँव पहुँचना है, ब्रह्मपुरी जाना है, वहाँ पे कुछ काम करना है, ये सब चीज़ें भूल गया। तो मित्रों मैं गया वहाँ पे, मैंने कितनी शराब पिया, कहाँ पर पिया, ये मुझे कुछ याद नहीं और मित्रों जो नहीं होना चाहिए वो मेरे साथ हुआ कि नागपुर के एक फुटपाथ एरिया पे मैं बिल्कुल ऐसा सोया हुआ था, एक बेहोशी की अवस्था में था और जब मेरी आँख खुली तब तकरीबन 10 बजे होंगे रात के। मैंने देखा ना मेरे पास बैग था, ना मेरे 2 मोबाइल थे, ना मेरे जेब में पैसा था। पूरा मैं ऐसा एकदम बेबस हो चुका था, कुछ नहीं था बचा। इस अवस्था में मैं किसी से लिफ्ट लेके जब घर गया, बीबी ने घर निकालने के बाद भी मैं घर गया और जब घर गया और जब बीबी को पता चला कि इसके पास कुछ नहीं बचा है, तो मित्रों बहुत ज़ोरदार झगड़ा हुआ, खींचातानी हुई, घरमालक के साथ 2-2 बातें हुई और जो पत्नी का जो गुस्सा था वो जायज़ था उस समय, क्योंकि वो इसलिए चिल्ला रही थी कि जो मेरे जो एजुकेशनल सर्टिफ़िकेट्स हैं, वो बहुत वैल्यूएबल थे। भलाई मेरे लिए ना हो, लेकिन मेरे बेटी की ज़िंदगी के लिए वो काफ़ी मायने रखते थे। या कास्ट वैलिडिटी बोलो या आगे की पढ़ाई के लिए जो एक पेरेंट्स के जो सर्टिफ़िकेट होते हैं, वो उतनी वैल्यूएबल होते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया, बहुत झगड़ा हुआ और मैं फिर कहीं का नहीं रहा मित्रों। इस अवस्था में मैं फिर एक ही सहारा बचा था माँ का सहारा। माँ के पास गया, तो माँ माँ ने भी मुझे ज़्यादा दिन नहीं रखा। माँ को भी लगा कि कहीं न कहीं ये अभी इधर आया, तो हमारी इज़्ज़त को ये तर-बितर कर देगा। तो उन्होंने मुझे ब्रह्मपुरी नाम के शहर में लाके पटक दिए। अब वहाँ पे मुझे महीने के पैसे भेजते थे, अब तुझे क्या करना है तू डिसाइड कर, शराब पीना है या क्या करना है? तो मित्रों मुझे शुरुआत के दिनों में काफ़ी खुशी हुई थी कि अब मुझे देखने वाला या वॉच करने वाला कोई है ही नहीं। बस शराब के साथ जीना और शराब के साथ मरना। मेरी सारी इच्छाएँ पूरी होंगी। इधर जो बाप-दादा की जो प्रॉपर्टी वो भी मैं देखूँगा। वहाँ से जो भी फसल आएँगी वो भी पैसे मैं छीन लूँगा।
तो मैं ये सब कर रहा था। गवर्नमेंट की जो विभिन्न योजनाएं थी वो खेती बाड़ी पे उठाना, उससे शराब पीना, या फिर जो दादाजी ने मेरे पेड़ पौधे लगाए थे वो सब काट के मैंने शराब पिया था। तो मैंने ऐसा इकोनॉमिकली ऐसा एक भी फ्रंट नहीं छोड़ा था कि जिसका इस्तेमाल ना किया जा सके। नागपुर में भी था तो अंतिम अवस्था में मित्रों कि मैंने बहुत सारे कर्जे लिए थे। अ, विविध गट, पतसंस्था वगैरह, कुछ रिश्तेदारों से भी मैंने पैसे लिए थे। बहुत सारा कर्ज बढ़ा था। और जब मैं ब्रह्मपुरी आया तो पत्नी को बहुत सारी ऐसी तकलीफें हुई थी। उसे ना चाहते हुए भी जॉब करना पड़ा था। उसको भी उसके पिताजी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा। कभी-कभार मेरी माँ उनको कुछ मदद मुहैया कराती थी और मैं भी, मुझे ऐसा पल लगता था कि चलो बेटी से मिलाया जाए, तो मैं बेटी को मिलने के बहाने जाता था। लेकिन मैं अपने आप को सुधारने की कभी कोशिश नहीं करता था। तो जब मैं ब्रह्मपुरी आया था, तो शराब इस कदर बढ़ गई थी तो मेरी सभी की जो सभी अवस्थाएँ थी, ब्रह्मपुरी में 1 साल के अंदर पूरी डैमेज हो गई थी मेरी। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, कौटुंबिक, सामाजिक, व्यावसायिक, सब कुछ नहीं बचा था। सिर्फ वो ईगो बचा था, अहमपना बचा था कि मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। लेकिन मैं अंदर से पूरा खोखला हो चुका था। मेरी तो शारीरिक अवस्था ऐसी दर-बदर हो चुकी थी कि 2 निवाले खाने के लिए भी मैं शराब पे डिपेंड रहने लगा था। बगैर शराब के मैं खाना भी नहीं खा सकता था, बगैर शराब के मैं नींद भी नहीं ले पाता था। खून की उल्टियाँ होने लगी थी। और मुझे मेरा जो मृत्यु हुई मित्रों वो दिखने लगा था, क्योंकि पैनक्रियाज डैमेज हो चुकी थी, किडनी, लीवर ये भी लगभग खराब होने की राह पर पड़ चुके थे। फैमिली तो कहने के लिए बचा ही नहीं था। एक बच्ची है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सब चीजें मैं भूल चुका था। पत्नी के पत्नी की जो ज़िम्मेदारी है वो पूरा करना चाहिए, परिवार को एक साथ आना चाहिए, ये भी मैं सोच नहीं रहा था कि मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा परिवार मेरे पास आएगा। माँ वगैरह है, भाई वगैरह है, ये सब चीज़ें, मामा-मौसी, चाचा-चाची, ये सब कोई रिश्ते मेरे लिए मायने नहीं रखता था। बस मुझे शराब दिखती थी और शराब पीने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। समाज का वो जो हर अंग, विभिन्न अंग है, जो मुझसे दूरियां बना रहा था। एक जमाना था कि समाज के वो अच्छे-अच्छे लोग थे, मुझे काफ़ी अच्छी उपाधि दिया करते थे। सर, हमारे इधर तो शाहूकार एक नाम का एक संबोधन होता है, उस नाम से भी मुझे पुकारते थे, पाटील बोलते थे। लेकिन अंतिम क्षणों में ये शराबी है और कुछ दिनों का मेहमान है, ये मर गया तो अच्छा होगा। इस तरह के वो बोलने लगे थे। तो जब समाज ने मुझे ठुकराई दिया था, तो मैंने अपना समाज निर्माण किया। ऑटो वाले, रिक्शे वाले, मवाली, बदमाश, गुंड टाइप के लोगों के साथ रहना, उनको घर में लाना, उनके साथ शराब पीना। कई दफ़ा मित्रों, मुझे अच्छे लोगों ने रिक्शे वाला तक समझे, कि वजह ये थी कि मैं वो रिक्शे वालों के बगैर रह नहीं पाता था। तो वो जब अपने काम के लिए निकलते थे, तो मैं उनके साथ-साथ जाता था। उनके साथ रहना, उनके साथ शराब पीना, उनके रिक्शे के आड़ में मैं ग्लास, लोटा लेके शराब पिया करता था। और आगे आके ऐसा खड़ा रहता था। तो कई बार वो जो सवारी आती थी, मुझे ही रिक्शे वाला समझ के हम, "ए भाई साहब रेलवे स्टेशन छोड़ के।" इस तरह की आवाज़ लगाई उन्होंने मुझे। तो ये सब जो रॉक बॉटम जो कहते हैं ना मित्रों, वो मैं तय करके अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। तो यहाँ पे कहीं न कहीं मित्रों मुझे मेरी जो आइडेंटिटीज़ है, वो मुझे मेरी आइडेंटिटी यहाँ पे मिली, मेरी पहचान मुझे यहाँ पे मिली। मेरा आईना जो था मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग ने दिखाया कि उमेश वेयर आर यू स्टे, कि अब तू कहाँ खड़ा है। और मित्रों, जब ये अनुभव की भाषा जो थी, मुझे तो दूसरी भाषा कोई पल्ले ही नहीं पड़ती थी, लेकिन वो भगवान की कृपा थी मित्रों कि ये अनुभव की भाषा मुझे समझ में आई। मैं यहाँ पर आने लगा और जैसे-जैसे मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आते रहा, तो मित्रों मेरे के लिए
जो आगे का जो रास्ता है वो वो अच्छा दिखने लगा। कई दफ़ा बहुत सारी ऐसी कठिनाई आई, पीड़ाएँ आई, तकलीफ़ें आई, लेकिन हमेशा मित्रों उसके उससे मुझे सॉल्यूशन मिलता रहा। एक दफ़ा तो मेरे इंस्टीट्यूशन में मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मुझे थोड़ा काम चालू कर दिया मैंने, एक छोटी-सी रूम में अपना ट्यूशन क्लासेस चालू कर दिया था। तो मित्रों वहाँ पे भी एक पेरेंट्स के साथ मेरी बनी नहीं, एक लड़के को मैंने पनिश किया था, तो उसने एफआईआर दिया था। तो इस तरह की जब समस्या आई मित्रों, तब मैंने अपने मन में ठाना था कि परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो या उसका कोई भी परिणाम हो, उमेश अब तुझे शराब नहीं पीना। ये मैंने अपने मन में मित्रों रिगरस ऑनेस्टी डाल दिया था। और किस्मत भी बोलती है ना, बहादुरों का साथ देती है। तो मेरे जो फेलोशिप मेंबर थे, उन्होंने समझाए और ये जो विवाद था, वो मित्रों खत्म हो गया। मैं वहाँ से बाहर निकल गया। फिर भी मित्रों कई दफ़ा तो ऐसे मेरे साथी सभासद थे, उनके साथ भी उलझने होने लगी क्योंकि जो मेरा जो नेचर था, ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं डिप्लोमेटिक टाइप का इंसान था। जो दिख रहा है उसे मैं डायरेक्ट बेहिचक के बोल देता और जिस वजह से मेरे सभा साथियों को भी परेशानी होने लगी। कई दफ़ा तो मेरे घर में भी ये मेरा जो डिप्लोमेटिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर जो था, जिस वजह से मेरी वाइफ को भी बहुत सारी परेशानी हुई। और शुरुआत के दिनों में तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा परिवार के साथ जो पटना चाहिए, जम नहीं रहा था। क्योंकि अब ये जो ज़िंदगी थी, जब वो लौट आई थी दोबारा मेरी ज़िंदगी में, तो हमें नज़दीक आने के लिए या फिर बोलिए कि हमारे साथ वो जो बातचीत का जो ज़रिया, जो अच्छा होना चाहिए, जो संबंध जो मधुर होने चाहिए, वो नहीं थे। सिर्फ़ वो कंडीशनली मेरे साथ थी और मैं तो ये के प्रति बहुत मेरा झुकाव था उस समय। मैं परिवार की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाता था, लेकिन मैं जो मेरी यानी जो ज़िम्मेदारी है, वो मैं ज़िम्मेदारी निभा रहा था। लेकिन उनके तरफ ख़्याल रखना, उनको क्या चाहिए, उनके साथ वक़्त बिताना, बच्ची को पढ़ाना, ये चीज़ें मैं नहीं कर रहा था। वजह ये थी मित्रों कि मेरे अनुभव इतने खतरनाक थे और मेरा शराबीपन इतना खतरनाक था कि मैंने उस समय जो काम और जो मीटिंग है, यही दायरा ज़्यादा तक सीमित रखा था। तो मित्रों और जैसे-जैसे मैं 1 साल हुआ, तो काफ़ी कुछ खुशियाँ आने लगी मेरी ज़िंदगी में। मुझे अच्छा लगने लगा और 1 साल होने के बाद वो जो लॉकडाउन की परिस्थिति आई और मित्रों उस लॉकडाउन की परिस्थिति में मैं मेरे परिवार के काफ़ी करीब आया। क्योंकि उस समय मुझे ज़्यादातर समय मेरे घरवालों के साथ बिताने के लिए मिला और घर से मैं ऑनलाइन मीटिंगें करता था, तो हम एक-दूसरे को पहचान पाए। और मित्रों मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, दोबारा जब मेरी बीवी मेरी ज़िंदगी में लौट आई थी, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि तुमने जो नागपुर में शराब पिए थे, तो उसका बहुत सारा जो कर्जा है, वो पड़ा हुआ है, वो लोगों के पैसे चुकाना है। मैं उस समय डर गया था, कैसे क्या होगा? लेकिन मित्रों, उस समय भी भगवान मेरे साथ था। भगवान ने हर मोड़ पे, हर मेरी तकलीफों में उसने मेरा साथ दिया। वो जो 8-10 हज़ार रुपए जो गट के माध्यम से जो भरना था, मालूम नहीं मित्रों वो 1 से 10 तारीख के बीच में उसका वो जो मैनेजमेंट है, वो बराबर टाइम पे वो जो हो जाता था। मैंने वो विदिन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर सोब्रिटी बहुत सारे लोगों का कर्जा मैंने पे किया। लेकिन ये कर्जा पे करने के पहले मेरी बीवी बहुत सारे लोगों के दरवाजे पे गई थी, जिन्हें मैंने एक ज़माने में बहुत लोगों की मदद किया था मैंने। लेकिन मेरे रिश्तेदारों ने कभी किसी ने मेरी बीवी का मदद नहीं किया था और उसे ये सलाह देते थे कि एक काम कर उसे मार दे। यहाँ तक कि मेरी माँ ने भी बोला था कि उसे ज़हर खिला के मार दे। मेरे भाइयों ने भी बोला था कि उसे वो जो नदी है वैनगंगा नदी, वहाँ पे ले जाके ढकेल दो। ये सब चीज़ें बोली थी मेरे बारे में। कोई अच्छा बोल ही नहीं पाता था मेरे बारे में। तो मित्रों, ये सब इतने अनुभव होने के बावजूद ये में जब आया मैं, जो उमेश लेना जानता था, देना सीख गया था। महीने की उस तारीख को मेरे पास पैसा आता था, मैं बीवी के पास देता था।
तो वो बीबी मित्रों जब धीरे-धीरे हमारे संबंध जो अच्छे होने लगे, तो वो बीबी सभी को बोलने लगी थी कि आखिर मेरा खोटा सिक्का ही काम आया, कि मैंने बहुत जगह पे गई, मंदिरों में गई, इसको सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई किसी ने मदद नहीं की। एक अल्कोहलिक एनोनिमस जो है, मेरी बीवी आज भी मित्रों हमेशा वो एंटायरली वेरी ग्रेटफुल रहती है यही के बारे में। हमेशा वो मेरे मुझसे ज़्यादा वो शुक्रिया अदा करती है। तो उसने हमेशा उसके मुँह से ये शब्द निकलता है कि दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी, कोई फेलोशिप नहीं थी, कोई भगवान नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था कि इसे सुधार सके। एक ही मीटिंग ही है जो इसे सुधार सकती है। तो मित्रों मैं एमए बना रहा, तो कई दफ़ा मित्रों मुझे जो मीटिंग है, अब ऐसा लगने लगा कि थोड़ा इकोनॉमिकली अपने पैसों की तरफ ध्यान दिया जाए, कुछ अपना व्यवसाय क्षेत्र में ध्यान दिया जाए, कुछ पैसे कमाया जाए। लेकिन मित्रों मैं बताना चाहूँगा जब-जब मैं पैसे कमाने के चक्कर में गया, तो मुझे बहुत डिफरेंट टाइप के ख़्यालात आने लगे। मैं सोचता था मीटिंग थोड़ा कम कर लूँ, लेकिन मित्रों ये मुझसे नहीं हुआ। मुझे मालूम ही नहीं चला कि ये मीटिंग कब मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनी। जब मित्रों 1 साल हुआ तो मुझे लगा कि अब मैं शराब से दूर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं है। मैं आज भी असंतुष्ट हूँ। आज भी मेरे अंदर वो चिड़चिड़ापन है। आज भी मैं बेचैन रहता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो जो ऑनलाइन का जो दौर था मित्रों, बहुत सारे ऐसे शेयरर जो थे, वो शेयरर शेयरर ने जो शेयरिंग करते थे, उसमें जो कदमों की बात किया करते थे, स्पॉन्सर की जो बात करते थे। अब मैं जिस छोटे से टाउन से आता था, तो एक वो रूरल एरिया हुआ करता था, जहाँ पे जो प्रायोरिटी जो थी वो मीटिंग का, कि स्टे सोबर, शराब से दूर रहना। वो शराबियतपन के अनुभव और वन डे एट अ टाइम वही चलता था। और कुछ अच्छे-अच्छे तत्वों पे भी कोई-कोई बातें करता था जिससे मैं काफ़ी एक्साइटेड होता था। लेकिन मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ कि वो ऑनलाइन मीटिंग का, कि जिस वजह से मित्रों मुझे ये जो अल्कोहलिक एनोनिमस का जो आध्यात्मिक कार्यक्रम है उसके साथ मेरी पहचान कराई। और मेरे अनुभव तो इतने थे ही फिर। तो मुझे मित्रों मेरी ज़िंदगी में अगर मुझे शांति चाहिए, तो मुझे जो ये कदमों का कार्यक्रम दिया था, वो ये कदमों का कार्यक्रम मुझे लेना पड़ेगा। तो मित्रों मैं ये कदमों की तरफ ध्यान से देखने लगा। बहुत तरह-तरह का जो लिटरेचर था, वो पढ़ने लगा। और मित्रों फिर मुझे एक ऐसा मोड़ आया, जहाँ पे मुझे लगा कि ये मैं अकेला नहीं कर सकता, आई कांट। तो उसके लिए मुझे एक अच्छा स्पॉन्सर, जिसे हम मार्गदर्शक कहते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मित्रों मैंने देर नहीं लगाया और उस समय मैंने एक स्पॉन्सर किया। शुरुआत के दिनों में मित्रों मुझे काफ़ी ऐसा लगता था, महसूस होता था कि हर चीज़ें उस स्पॉन्सर को क्यों बताया नहीं। मैं बहुत कम ही बात किया करता था। अब स्पॉन्सर के बारे में मेरी ये जो धारणा थी कि स्पॉन्सर दूर रहता है, वो बिज़ी होंगे, हाँ, हफ्ते में 2 हफ्ते में एक साथ बात करने का। लेकिन धीरे-धीरे मित्रों मुझे समझ में आया कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है, अच्छे से काम करना है, तो मुझे स्पॉन्सर से डे टू डे बात करना पड़ेगा। एटलीस्ट कम से कम हफ्ते में तो 1 बार करना ही पड़ेगा। और जो भी मेरी ज़िंदगी में वाक़या घटते हैं, प्रसंग आते हैं, खुशी हो या गम हो या कोई भी हो, या कोई भी चीज़ हो, मुझे वो शेयर करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे तो मित्रों मुझे जो चौथा कदम दिया था, तो विदाउट स्पॉन्सर के बगैर प्रैक्टिसाइज़ ही नहीं करना था। तो मित्रों मैं ये रिजाइमेंट जो था, फ़ियर जो था, वो स्पॉन्सर को मिलने गया, उनसे बात किया और वो जो कार्यक्रम है, वो मैं लेने लगा। कई दफ़ा जो लिटरेचर था उसका भी बहुत सारा साथ लिया। लेकिन जब मित्रों मैं अपने आप में जब झाँकता हूँ, तो आज मैं देखता हूँ कि वेयर आई स्टे नाउ। व्हेन आई केम इन अल्कोहलिक एनोनिमस बिफोर 3 इयर्स एगो, आई एम टोटली अ डैमेज। मेरा जो शारीरिक अवस्था जो खराब था, नाउ अ डे मेरा जो शारीरिक अवस्था काफ़ी अच्छा है। आज कद-काठी अच्छी है।
आज वजन बढ़ा है तो एक कहीं ना कहीं मित्रों मुझे ये कार्यक्रम बताता है कि एक संयमित जीना है तो अपने वजन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो आज मुझे उस वजन को कम करने के लिए कसरत करना पड़ता है, सवेरे उठना पड़ता है, थोड़ा टहलना पड़ता है। कोशिश करते रहता हूँ मैं खाने को नियंत्रण में ला सकूं। आज कौटुंबिक अवस्था जो है मेरा परिवार हंस रहा है, खुशियां मना रहा है आज। ये जो सब जो है एक ही वजह से है। तो ये अगर ये नहीं होता तो आज मेरा परिवार मेरे साथ खुशियां नहीं मना रहा होता, मेरे साथ नहीं रहता। आज कैसी भी परिस्थिति है, हम एक दूसरे की ताकत बने हुए। एक ही बेटी है, तो बेटी की जो भी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट है पूरी करने की हम दोनों कोशिश करते हैं। उसे अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, ये सब चीजें। वो मेरा जो मिसेस है वो भी अच्छे से वो अपना जो दायित्व है वो निभाती है। और मित्रों, जो व्यवसाय क्षेत्र जो था, आज काफी हद तक व्यवसायिक क्षेत्र अच्छा है। कई लोगों को बहुत सारी तकलीफें हुई थी कोविड के समय में, लेकिन मेरे जो व्यवसाय क्षेत्र में जो ये प्रोग्राम दिया था अल्कोहलिक एनोनिमस का, उसके ऊपर चलते हुए मैं हॉनेस्टली काम करते रहा, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन, पूरी निष्ठा से काम करते रहा। मुझे कोई तकलीफें नहीं आई। आज भी मुझे ये प्रोग्राम बताता है कि अपनी जिंदगी में जो भी काम छोटा हो या बड़ा हो, पूरी निष्ठा और पूरी लगन से, पूरी मेहनत से अपने आप को झोंक देनी। मेरा स्पॉन्सर हमेशा मुझे इस बात से सचेत करते रहता है कि अगर आपके इंस्टीट्यूशन में 10 बच्चे भी आए तो डरने का नहीं। आज 10 आए, कल 100 आएंगे। पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी वफादारी से उनको पढ़ाना। और आप टीचरों पेशे से वो मुझे याद कराते हैं कि आप समाज का वो आईना हो। आप वो समाज में वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हो। तो मुझे मेरी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का एहसास मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम स्पॉन्सर के जरिए मुझे बताता है मित्रों। तो मैं उस व्यवसायिक क्षेत्र में भी काफी अच्छा अपने आप को प्रस्थापित करता हूँ। दूसरी बात जो है सामाजिक अवस्था, समाज जहाँ से पहले तो मैं कोई भी हिस्सा ही नहीं था समाज। आज समाज ने पुकारा है, आवाज दी है कि आज आइए, आप आज हमारे साथ रहिए। आज आज बुलाते हैं, शादी समारंभ हो, रिश्तेदार बुलाते हैं। आज अगर रास्ते से जा रहा हूं तो 4 लोग नमस्ते कहेंगे। तो ये जो सामाजिक दायरा जो है मेरा भी बड़ा है। प्यार, स्नेह, ये सब चीजें मुझे समाज से मिलता है। एक इज्जत, ये सब चीजें। तो ये केवल और केवल अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के वजह से ही हुआ है। इसके लिए मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का तहे दिल से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि मेरी पारिवारिक जो अवस्था जो है वो एकदम अच्छी है। और इम्पोर्टेंट बात तो ये है मित्र, कि मेरी गलतियों को मेरे चाहने वालों ने, जब मैं इस प्रोग्राम पर चलने लगा, तब उन्होंने मुझे माफ कर दिया था। पहले तो मेरी ऐसी गलतियां थी कि कोई उसे माफ ही नहीं करता था। हमेशा वही वही चीजें निकलता था कि मैंने ये किया, वो किया। लेकिन जब मैं ये प्रोग्राम पे चलने लगा, तो मेरे घर के लोगों ने मेरी वो पुरानी जो गलतियां है नजरअंदाज कर दी। अब जब मेरे घर के लोगों ने मेरी गलतियां अगर नजरअंदाज कर दी है, तो अब ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अब वो परिवार को खुशियां दूं, उन्हें तकलीफें नहीं, उन्हें पीड़ाएं नहीं। क्योंकि मित्रों, मैंने मेरी शराबियतपन में बहुत सारी तकलीफें दी, बहुत पीड़ाए, बहुत दर्द दिया। अब मुझे उनको वो आनंद देना है जिनके वो हकदार है, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है। वो जो मुझे क्षेत्र दिया है, इक्विलैटरल जो क्षेत्र दिया है, घर का मीटिंग, बस यही दायरा मुझे सीमित रखना है। तो आज जो मेरा कृतज्ञता से भरा जो हृदय जो है सबके प्रति रखना है मुझे। ये मेंबर्स है या वो उस समय जिन्होंने मुझे तकलीफें पहुंचाई, तो वो जिन लोगों ने मुझे तकलीफें कष्ट दिए थे, उनका भी मुझे सब हृदय रखना है उनके प्रति। क्योंकि अगर उन्होंने मुझे तकलीफें नहीं पहुंचाई होती तो मैं आज अल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं होता। आज तो मुझे एंटायरली ग्रेटफुल रहना चाहिए उनके। तो मित्रों, मैं हमेशा
एक के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की वजह से मैं एक जिंदा हूँ, स्वस्थ हूँ। मेरी आज ज़रूरतें हैं सभी को। पहले तो मैं किसी के लायक ही नहीं था। आज अल्कोहलिक एनोनिमस की इस प्रोग्राम की वजह से आज मैं अपने परिवार को दिखता हूँ। उनका एक ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा हूँ। ये अगर मुझे नहीं मिलता, तो शायद ही कहीं मैं ज़िंदा होता। मैं कल्पना नहीं कर सकता था मित्रों, क्योंकि मैं लगभग खत्म हो चुका था। या अगर समझो मान लो अगर ज़िंदा भी होता, तो एक पागलपन की अवस्था में होता। तो आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि इस प्रोग्राम ने मेरे परिवार की जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को ज़िंदा रख दिया। अदरवाइज़ मेरे परिवारों ने मेरे से तो उम्मीद ही करना छोड़ दिया था। अगर मैं नहीं होता, तो मालूम नहीं मित्रों उनकी ज़िंदगी कितनी बद से बदतर बन गई होती। आज ये परिवार ने उनकी उम्मीदों को ज़िंदा रखा है कि ये प्रोग्राम में चल के उनको भी ये विश्वास आ चुका है कि हमारा अब अच्छा ही होगा। और मित्रों इतनी ताकत तो दी है ये प्रोग्राम ने कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे परिवार वाले अब अच्छी चैन से जिंदगी जी सकते। तो ये जो नियोजन है ये मुझे सिखाया है अल्कोहलिक एनोनिमस। तो आज मैं मेरे माँ भाइयों के साथ जो मेरे संबंध अच्छे हुए, एक दो मौके ऐसे आए हैं मित्रों, ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं पूरा यानी एक अच्छा वेल रिकॉर्ड कहूंगा। मैं रिकवरिंग प्रोसेस में हूँ। तो तो फिर भी लेकिन मेरे काफी अच्छे संबंध हैं। एक दो मौकों पे मेरे भाइयों के साथ थोड़ी अ, आनाकानी हुई है, लेकिन जहां तक कि मैं अपने आप को जब देखता हूँ, तो आज बहुत ही अच्छे संबंध ही कहूंगा मैं जिन्हें मेरे रिश्तेदार हो गए सभी साथियों के साथ। तो इसके लिए भी मैं ये के लिए कृतज्ञ हूँ। और मित्रों मैं बताना चाहूंगा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं ऑटो वाले, रिक्शे वाले, मवाली, बदमाश उन टाइप के लोगों के साथ रहता था। लेकिन मैं आज उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे शराबियतपन में मेरा ख्याल रखे। उन्होंने मेरी सेवाएँ की। भला ही मैंने उनको शराब पिलाया होऊँगा, लेकिन अगर वो लोग मुझे नहीं मिलते, तो मित्रों मैं बिल्कुल ही ज़िंदा नहीं होता। आज मैं सही में बताता हूँ कि मैं उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ, कि उन लोगों ने मेरी सेवा की, मुझे ज़िंदा रखा। मेरे मीटिंग में जिन्होंने मुझे मैसेज दिया, मुझे ये जो प्रोग्राम समझाया, उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। तो मैं तहे दिल से एक के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और आई एम सो थैंकफुल फॉर द एंटायर ए फेलोशिप दैट आई एम अलाइव टुडे एंड लिव हैप्पीली विथ माय फैमिली। मैं एक खुशनुमा जिंदगी अपने परिवार के साथ जी रहा हूँ। तो मित्रों जो और एक मजे की बात ये बताऊंगा कि जो मुझे मिला है, मुझे दूसरे को पास इट ऑन करना है, क्योंकि एक समय था मेरे लिए किसी भाइयों ने समय निकाला था। तो मेरा ये दायित्व बनता है कि अब मैं उनके लिए समय निकालूं। उनकी जो पीड़ाएँ हैं, उनकी तकलीफ़ें हैं, वो मैं खुद महसूस करूँ और उनसे उन्हें छुटकारा दिलाऊँ। तो ये मैं ईश्वर के साथ रहते हुए आप लोगों की संगति की वजह से मैं ये कर रहा हूँ। और जब ये कार्य जब मैं करता हूँ, तो एक आवाज़ आती है मित्र ऊपर से। हमेशा कहता है वो भगवान हमेशा कहता है कि तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूँगा। तो मित्रों मेरे जो सभी काम हैं, वो हमेशा बनते आए हैं। आज तक मैं देखते आया हूँ कि मेरी ज़िंदगी में चमत्कार हुए हैं। मैं ज़िंदा हूँ, मैं अपने परिवार के साथ हूँ, अच्छा समय व्यतीत कर रहा हूँ। हर दिन मुझे आनंद आता है, मीटिंगें मुझे बोर नहीं लगती। तो इसलिए मैं एक कृतज्ञ हूँ। तो आई एम एंटायरली ग्रेटफुल टुवर्ड द एए एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। मैं वो जो हमारे जो 2 महानुभूति जो है विल साहब और डॉक्टर बाब, तो इन दोनों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और ये जो फेलोशिप है, ये फेलोशिप का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और वंस अगेन थैंक यू सो मच पायोनियर समूह कि आपने मुझे अ, मौका दिया कि मेरा जो ग्रैटिट्यूड जो है वो अप्लाई करने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। और जो हमारे हेमंत भाई है, जो काफ़ी अच्छा उनका रिकवरिंग पीरियड रहा है 1 ईयर का, तो मैं तहे दिल से उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। और हम दोनों साथ ही साथ हर साल बिल्कुल ज़िंदगी के वो अंतिम पल तक आप इसी तरह से अपने मद्यमुक्त सोब्राइटी के साथ बरकरार रखेंगे, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ आज के दिन।
तो इसलिए मैं पायोनियर ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।